चलिए ये देखते हैं भारतीय नागरिकता, जो भाग 2 में दिया गया है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 से के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से आधार है जिस पर नागरिकता मिल सकता है। जन्म से, नंबर 1 में है जन्म से। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद: राजनयिक के बच्चे, विदेशियों के बच्चे। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, किसके द्वारा? वंश परंपरा द्वारा। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो, तभी उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। नोट में है, माता की नागरिकता के आधार पर विदेशों में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नागरिकता किस तरह से मिल सकता है। अब देशीयकरण द्वारा नागरिकता देख लेते हैं। भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता, निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हैं। बी में है, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों। सी में है, वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी है या भविष्य में वे विवाह करेगी। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 5 में है भूमि विस्तार द्वारा। नंबर 1 में है जन्म से, 2 में वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, 3 में है देशीकरण विधि द्वारा नागरिकता, 4 में पंजीकरण द्वारा नागरिकता और 5 में भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता, जो यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाती है। जैसे सिक्किम पहले दूसरे देश था और बाद में जो है भारत में सम्मिलित हो जाने के बाद वहाँ के नागरिकों को भारत की स्वतः नागरिकता प्राप्त हो गई। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए। आइए देख लेते हैं भारतीय नागरिकता संशोधन में क्या संशोधन किया गया था। तो नंबर 1 में है, अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कोई जो एक हैं वो भारतीय नागरिक हो। ठीक है, माता पिता में से कोई एक जो है भारतीय नागरिक हो, उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। जो व्यक्ति पंजीकरण, नंबर 2 में है, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक। पहले यह अवधि जो है मात्र 6 माह की थी, लेकिन अब जो है यह 5 वर्ष की हो गई है। ठीक है। देशीकरण विधि द्वारा, नंबर 3 में है देशीकरण विधि द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि जो है कितना थी? 5 वर्ष की थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। कहाँ कहाँ? भारत के सभी
राज्यों पर लागू होगा। भारतीय नागरिकता का अंत। अब देख लेते हैं भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होगा। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकते हैं। नंबर 1 में जो है नागरिकता का परित्याग, वह स्वतः ही अपना परित्याग कर दे तो नागरिकता का अंत हो जाएगा। नंबर 2 में है किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। नंबर 3 में है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, कोई देश विरोधी काम करने पर यह नागरिकता छीन ली जाती है। ठीक है, जैसे देशद्रोही यह सब हो गया। चलिए और आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में अस्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई। नंबर 1 में है राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में। नंबर 2 में है राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में। और नंबर 3 में जो है राज्य में अस्थायी रूप से बस जाने के संबंध में। नंबर 4 में जो है छात्रवृत्तियाँ अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे। तो चलिए आगे देख लेते हैं अब मौलिक अधिकार के बारे में कि हमारा मौलिक अधिकार क्या है। इससे पहले जो है एक और चीज़ देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्या? भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। नंबर 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यह 1 से लेकर 4 तक है अनुच्छेद। नंबर 2 में है नागरिकता, नागरिकता का जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। नंबर 3 में है मौलिक अधिकार, नंबर 3 में जो मौलिक अधिकार वह 12 से लेकर 35 तक है। नंबर 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व, यह 36 से लेकर 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। भाग जो है 3 है, ऊपर से देख लेते हैं। नंबर 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यह 1 से लेकर 4 अनुच्छेद में है। नंबर 2 में भाग 2 नागरिकता, यह 5 से लेकर 11 अनुच्छेद में है। नंबर यह भाग 3 मौलिक अधिकार, यह 12 से लेकर 35 अनुच्छेद में है। और भाग नीति निर्देशक तत्व तो यह 36 से लेकर 51 अनुच्छेद में सीमित है। भाग 4 के क में है मूल कर्तव्य, जो 51 के क में है। 5 में भाग 5 में है संघ, जो 52 से लेकर 151 तक है। ठीक है। नंबर भाग 6 में जो है राज्य, यह 152 से लेकर 235 तक है। और भाग 8 में जो है संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र यह 239 से 242 तक है अनुच्छेद में है। भाग 11 में जो है संघ और राज्यों के बीच संबंध है, यह 245 से 263 तक है। भाग 14 यह संघ एवं राज्यों की अधीन सेवाएं, यह 308 से लेकर 323 अनुच्छेद में है। भाग 15 यह निर्वाचन, यह 324 से लेकर 329 अनुच्छेद में है। भाग 17 यह राज्यसभा, यह जो है 343 से लेकर 351 अनुच्छेद में है। भाग 18 में जो है आपात उपबंध, यह 352 से 360 है। और भाग 20 में जो है संविधान संशोधन, यह 368 में है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं।